Hello friends, today we are going to learn about the topic nuisance under the law of tort. So what is the nuisance, what are the essences of nuisance, types of nuisance, remedies of nuisance, all these things we will cover in this topic. तो आज हम nuisance के बारे में जानेंगे कि nuisance क्या है, ये tort के अंडर में आता है, इसके टाइप्स क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या है, इसके लिए क्या क्या रेमेडीज़ हो सकती है, ये हम आज इस टॉपिक में समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन अगर देखते हैं सो वी विल सी दैट ओरिजिन फ्रॉम वेयर दिस इज ओरिजिन द टर्म न्यूसेंस derives from the French word nuire meaning to do hurt to or to annoy यानी किसी को नुकसान पहुंचाना. तो न्यूसेंस वर्ड इज कम फ्रॉम द फ्रेंच. सो डेफिनेशन अगर हम देखते हैं टॉट के हिसाब से, द न्यूसेंस इन टॉट लॉ रेफरेंस टू एनी अनलॉफुल इंफरेंस विद द पर्सनस यूज और enjoyment of land or some right over or in connection with it. यानी कोई भी पर्सन का इंडिविजुअल का एन्जॉयमेंट के रिलेटेड या फिर उसके कोई लैंड या ज़मीन या घर का कोई अपना पर्सनल काम करते समय अगर उसको कोई परेशानी होती है तो दैट इज़ कॉल्ड न्यूसेंस. तो इसके कोर प्रिंसिपल अगर हम देखते हैं तो न्यूसेंस लॉ फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग द एन इंडिविजुअल्स राइट्स टू अनडिस्टर्ब्ड एन्जॉयमेंट ऑफ द देयर प्रॉपर्टी. यानी इसका प्रिंसिपल यह है कि कोई भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी के एन्जॉयमेंट में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, उसके वह राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है. दिस लॉ इज़ प्रोटेक्टिंग द पर्सनस इंडिविजुअल राइट्स फॉर एन्जॉइंग द प्रॉपर्टी. सो द पर्सन हु इज़ एन्जॉइंग द प्रॉपर्टी और एनीथिंग विच इज ही इज़ हैविंग अ 100% राइट, if he is finding any disturbance while enjoying this one, so this law is protecting under this. So now we'll see the type of nuisance. How many types of nuisance? So there are main two types of nuisance: private nuisance and public nuisance. Private nuisance, we can see this type of nuisance affect a specific individual or a limited numbers of people. तो ये लिमिटेड लोगों या लिमिटेड पर्सनस को ही इम्पेक्ट करता है, या एक से दो पर्सन हो गए या फिर कोई एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है. It involves an inference with the use of enjoyment of land that is both substantial and unreasonable. यानी कोई भी लैंड का एन्जॉयमेंट में अगर कोई दखल देता है तो उसके लिए इस न्यूसेंस को हम गिन सकते हैं. सेकेंड पार्ट इज अ पब्लिक न्यूसेंस. दिस टाइप ऑफ न्यूसेंस अफेक्ट द पब्लिक एट लार्ज और अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द पब्लिक. यानी बहुत ही बड़ा पब्लिक का ग्रुप हो या फिर कोई कंसिडरेशन ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पब्लिक है तो उसको ये इम्पेक्ट करता है. इट इन्वॉल्व्स एन एक्ट दैट कॉजेज कॉमन इंजरी, डेंजर और एनोयंसी ऑफ टू द पब्लिक. यानी पब्लिक को कोई भी डेंजर, इंजरी, ये सब चीज़ अगर इम्पैक्ट करती है तो इट इज़ कवर अंडर द पब्लिक न्यूसेंस. इसका की वी विल सी द की डिफरेंस. व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट न्यूसेंस एंड पब्लिक न्यूसेंस? So for the scope of impact, we'll see with the scope of impact, private nuisance affects a specific individual or a small group, while a public nuisance impact a large segment of the public. यानी प्राइवेट न्यूसेंस एक छोटा सा ग्रुप होगा 10-20% का या स्मॉल ग्रुप को इम्पैक्ट करता है, जबकि पब्लिक न्यूसेंस फॉर द लार्ज ग्रुप ऑफ द पीपल. Focuses. Private nuisance privately focuses on the interference with an individual's use and enjoyment of देयर प्रॉपर्टी. यानी कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन के प्रॉपर्टी के इंडिविजुअल यूज और एन्जॉयमेंट के लिए फोकस करता है. वाइल पब्लिक न्यूसेंस फोकसेस ऑन द इन्फ्लुएंसेस विद द पब्लिक राइट्स एंड इंटरेस्ट. यानी पब्लिक राइट्स और इंटरेस्ट के बारे में ये गिना जाता है, तो उसका फोकस है. तो ये डिफरेंस है प्राइवेट न्यूसेंस एंड पब्लिक न्यूसेंस के बीच में. नाउ विल सी द सम सिंपल एग्जांपल ऑन दिस. तो प्राइवेट न्यूसेंस के एग्जांपल है एक्सटेंसिव नॉइज फ्रॉम अ नेबर, noxious odor of the नेबर फैक्ट्री, ऑब्स्ट्रक्शन और लाइट एंड एयर. यानी अगर आपको नेबरहुड से कोई ऐसे नॉइस आ रही है, एक्सेसिव नॉइस है विच यू कैन नॉट बेयर दैट वन, आपको पसंद नहीं आ रही है, तो दिस इज़ कवर्ड अंडर द प्राइवेट. दूसरा है कोई नियर बाय फैक्ट्री है, वहाँ पे कोई ऐसा ऑर्डर आ रहा है यानी स्मेल आ रही है उसमें, यू कैन नॉट लाइक दैट स्मेल, यू कैन नॉट लाइक दैट ऑर्डर, तो दिस इज़ कवर अंडर द प्राइवेट न्यूसेंस. और कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे कि आपके घर में कोई लाइट के लिए स्पेसिफिक ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया है, इससे आपके घर पे प्रॉपरली लाइट या हवा नहीं आ पा रही है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो सकती है, बट वो आपको प्राइवेटली इम्पैक्ट करनी चाहिए, ग्रुप ऑफ पर्सन को इम्पैक्ट करनी चाहिए. तो ये हुआ. और दूसरा पब्लिक न्यूसेंस के बारे में देखेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शंस पब्लिक हाईवेज, पॉल्यूशन पब्लिक वाटरवेज, पॉल्यूटिंग पब्लिक वाटरवेज, ऑपरेटिंग अ नॉइसी बिजनेस इन अ रेसिडेंशियल एरिया. यानी पब्लिक को मतलब पब्लिक न्यूसेंस मतलब लार्ज ऑफ नंबर ऑफ पीपल को इम्पैक्ट होना चाहिए. जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक हाईवे को रोका जा रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जिससे पब्लिक हाईवे में जाने के लिए इंटरप्शन हो रहा है, तो द नंबर ऑफ पीपल आर अफेक्टेड ड्यू टू दैट.
दूसरा है पॉल्यूटिंग अ पब्लिक वाटरवेज, यानी पब्लिक पानी को पब्लिक के लिए यूज़ किया जाए पानी को अगर पॉल्यूशन करते हैं, नदी को पॉल्यूट कर दिया या फिर तालाब को पॉल्यूट कर दिया, तो दैट इज़ ऑल्सो कवर इन दिस। एंड नॉइसी बिजनेस अंदर रेजिडेंशियल एरिया, कोई रेजिडेंशियल एरिया है उसके पास में कोई ऐसा कोई अपना दुकान या कोई शॉप डालता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा नॉइस आता रहता है कंटिन्यूसली, इट इज़ गिविंग अ कंटिन्यूसली नॉइस दैट इफेक्ट द पब्लिक रेसिडेंसी, दिस इज ऑल्सो कवर अंडर द पब्लिक न्यूसेंस। नाउ वी विल सी द एसेंशियल्स ऑफ द न्यूसेंस। इसके क्या क्या एसेंशियल्स है, क्या क्या चीज़ें इसमें होनी ज़रूरी है तभी उसको हम न्यूसेंस गिन सकते हैं। फर्स्ट इज अनलॉफुल इंटरफियरेंस। तो द इंटरफियरेंस मस्ट बी अनलॉफुल, मीनिंग इट ट्रैक लीगल जस्टिफिकेशन, इट लैक्स ऑफ लीगल जस्टिफिकेशन और इज़ अनरीजनेबल, यानी जो भी आपका न्यूसेंस क्रिएट हुआ है ये वो अनलॉफुल होना चाहिए, कोई भी लॉ या कोई लीगल जस्टिफिकेशन उसको सपोर्ट करता हुआ नहीं होना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी सपोर्टेड बाय एनी लॉ, और वो अनरीजनेबल होना चाहिए। सेकंड है यूज़ और एन्जॉयमेंट ऑफ लैंड। द इंटरफियरेंस मस्ट अफेक्ट अ पर्सनस यूज़ और एन्जॉयमेंट ऑफ देयर लैंड और रिलेटेड प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी पर्सन कोई भी लैंड को एन्जॉयमेंट कर रहा है या उसका पर्सनल यूज़ में ले रहा है, उसको वह इम्पैक्ट होना चाहिए, इट मस्ट बी इम्पैक्ट ऑन द पर्सनस यूज़। If it is not in this case, it will not consider the nuisance. Improper use of author's property. The interference typically arise from another person's improper use of their property. अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी का improper use कर रहा है, that is also covered under this section. now common type of nuisance देखते हैं कि कुछ common types of nuisance है which is affect your public or private essentials. So we will see. First is noise. Excessive noise from construction, parties और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। कोई भी एक्सेसिव नॉइस आ रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का साइट्स है या फिर कोई पार्टीज़ हो रही है, कोई पार्टी कर रहा है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में हो रहा है। स्मोक एंड फ्यूम्स, एमिशंस फ्रॉम फैक्ट्रीज और व्हीकल्स दैट पॉल्यूट द एयर, यानी कोई फैक्ट्रीज़ के स्मोक्स आ रहे हैं, बड़े बड़े धुआं निकल रहा है जो पॉल्यूशन कर रहा है, या फिर व्हीकल का जो धुआं है वो जो एयर पॉल्यूशन कर रहा है, दिस इज ऑल्सो कवर अंडर दिस। वाइब्रेशंस कॉज बाय अ हैवी मशीनरी और कंस्ट्रक्शन, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है या कोई हैवी मशीनरी हमारे घर के आसपास इंस्टॉल है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। ऑब्स्ट्रक्शंस, ब्लॉकिंग एक्सेस टू प्रॉपर्टी और पब्लिक स्पेसेस। तो ये है ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आपको कोई प्राइवेट आपकी घर के प्रॉपर्टी या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाने के लिए कुछ रोक टोक हो, रोका गया हो, विच इज़ नॉट अ लीगल, वो लीगल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इज इट्स नॉट बी लीगल। तो अगर वो लीगल नहीं है या फिर कोई लीगल जस्टिफिकेशन के अंडर में नहीं है और आपको कहीं जाने से रोका जा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अंडर न्यूसेंस। ऑफेंसिव ऑर्डर, अनप्लेजेंट स्मेल एमिनेटिंग फ्रॉम अ नियर बाय बिजनेस और रेसिडेंस। तो ऐसी कोई स्मेल आ रही है या फिर कोई बदबू आ रही है आपके नियर बाय बिजनेस से या फिर कोई रेसिडेंस से, दैट इज इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ, इम्पैक्ट ऑन यू, इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल थिंग, दैट इज ऑल्सो कवर अंडर दिस सेक्शन। लाइट और हीट, एक्सेसिव लाइट और हीट एनिटेटिंग फ्रॉम अ नियर बाय नेबरिंग प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई नज़दीकी प्रॉपर्टी से एक्सेसिव हाई लाइट आ रही है या हीट आ रहा है या फिर लाइट नहीं भी मिल रही है आपको या एयर नहीं मिल रहा है प्रॉपरली, तो दिस इज ऑल्सो कवर अंडर दिस सेक्शन। नाउ डिफेंसेस टू न्यूसेंस, तो न्यूसेंस से किस किस केसेस में हम बच सकते हैं, किस किस में उसका डिफेंस हो सकता है। तो फर्स्ट इज द कमिंग टू द न्यूसेंस, इफ़ द प्लेंटिफ मूव टू एन एरिया ऑलरेडी अफेक्टेड बाय द न्यूसेंस दे मे हैव अ वेकर क्लेम। अगर कोई पर्सन कहीं पे ऑलरेडी देयर इज़ अ न्यूसेंस, सपोज सम इंडस्ट्रियल एरिया इज देयर, देयर आर सो मच साउंड इज देयर इन दिस साउंड, यानी बहुत साउंड है उस एरिया में, एंड द पर्सन इज मूविंग टू स्टे नियर बाय दैट एरिया, उस एरिया के पास वो पर्सन रहने जा रहा है जहाँ ऑलरेडी साउंड बहुत ज़्यादा है। सो अगर वो जाता है एंड इफ़ ही फाइल अ केस, तो उसका फाइल केस वीक हो सकता है बिकॉज इंडस्ट्री या फिर वो नॉइस उसके जगह पे नहीं आया, बट ही इज़ मूविंग टू द नियर बाय द नॉइस। Second is contributory nuisance. If the plaintiff's own actions contributed to the harm, it may reduce their recovery. अगर कोई भी न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है उसमें जो पर्सन खुद जो क्लेम कर रहा है वो भी उसका अगर पार्ट है, उसने भी कुछ उस चीज़ में हेल्प किया हो, इफ़ ही इज़ द पार्ट ऑफ दैट न्यूसेंस, तो आपका जो भी रिकवरी आपने क्लेम की है इट कैन बी वीकर, वो वीक हो सकता है, आपका केस वीक हो सकता है। प्रिस्क्रिप्शन, इफ़ द nuisance has
existed for a long period, it may become prescriptions, meaning the डिफेंडेंट एक्वायर्स द राइट टू कंटिन्यू इट। अगर कोई आपके घर के आसपास कोई न्यूसेंस काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, कोई नॉइसी थिंग इज चल रहा है बहुत लंबे टाइम से, स्टिल यू आर नॉट कंप्लेनिंग ऑन दैट एंड आफ्टर सो लॉन्ग टाइम यू आर सडनली गोइंग टू कंप्लेन फॉर दैट, सो द बेनिफिट विल गॉट टू द अदर पर्सन एंड यू विल नॉट एबल फॉर टू गेट दैट रिवॉर्ड। तो वो कंटिन्यू कर सकता है। Statutory authority. If the defendant's action are authorized by a valid statute, they may have a defenses. अगर कोई भी एक्शन है जो स्टैट्यूटरी का एक्शन है वो कि पर्टिकुलर स्टैट्यूट के अगेंस्ट में डिसाइड किया गया होगा, तो उसको उसके लिए प्रॉपरली राइट मिल सकता है टू कंटिन्यू दैट। तो ये सब है डिफेंसेस फॉर द न्यूसेंस। नाउ हम रेमेडीज़ देखते हैं, तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज़ मिल सकती है न्यूसेंस के लिए। तो फर्स्ट इज इंजेक्शन। ए कोर्ट ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द कंटिन्यूशन ऑफ द न्यूसेंस। तो कोर्ट आपको वो न्यूसेंस को कंटिन्यू करने से अटका सकती है, यानी इंजेक्शन दे सकती है इसके लिए। दूसरा है डैमेजेस, मॉनेटरी कंपेंसेशन ऑफ द हार्म कॉजेज बाय द न्यूसेंस। तो आपको कंपेंसेशन मिल सकता है। एबेटमेंट, द रिमूवल ऑफ और अल्ट्रेशन ऑफ द न्यूसेंस बाय द अफेक्टेड पार्टी, यानी उसका रिमूवल कर सकते हैं या फिर रिप्लेस अल्ट्रेशन करने का ऑर्डर दे सकती है। तो ये सब इस रेमेडीज़ हैं न्यूसेंस के लिए। तो फाइनल हम कंक्लूजन देखते हैं कि क्या न्यूसेंस में क्या कंक्लूजन। तो न्यूसेंस इज अ कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ अ tort law that plays a crucial role in protecting property rights and ensuring a peaceful and enjoyable living environment. Understanding the key elements of nuisance and the available legal remedies is essential for individuals and business seeking to protect their interests. तो आपके इंटरेस्ट को या फिर न्यूसेंस को अटकाने के लिए ये प्रॉपरली ये लॉ बहुत ही फ़ायदेमंद है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। कीप विथ अस फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोस। वी विल कंटिन्यू पोस्टिंग फॉर रिलेटेड लॉ रिलेटेड वीडियो विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉ स्टूडेंट। सो सब्सक्राइब आवर चैनल and like the video. Thank you.